हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और आज इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होगा क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1, ये पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। बचपन से क्लास 6-7 क्लास से आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है। अब 11th क्लास में आके भी फोटोसिंथेसिस दे दिया और इतना सारा कुछ तो भी बड़ा सा बहुत सारा। बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस हमें आता था, अब हमें 11th में आपको फिर से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बोलूँगी बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस का जो रियल कंसेप्ट है वो तो आपको आता ही नहीं था। तो जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें हमने बेसिक रिएक्शन देखी, हमने रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी। साथ ही साथ में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था वेरियस साइंटिस्ट जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें फोटोसिंथेसिस की फील्ड में कई सारी नॉलेज दी कि कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आती है, कौन सी लाइट में, कौन से स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट या सनलाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होता है। तो आपको पता चला था आपको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहिए होता है क्लोरोफिल, आपको चाहिए होती है सनलाइट, है ना, और साथ में वाटर। तो उसकी प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन एंड ये उसके एंड सम बाय प्रोडक्ट वाटर ऑल्सो। ये ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो आपने स्टडी की थी। अब अगर मैं पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई फोटोसिंथेसिस, अभी सब बोल रहे हैं मैम पत्ती में। करती है छोटे बच्चों वाली बात, छोटी बच्ची हो क्या यार, आप छोटी बच्ची नहीं हो। अब ये पत्ती, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, तो फिर बोलोगे मैम की जगह बदल गई क्या 11th क्लास में आते आते फोटोसिंथेसिस की। तो नो, जगह तो नहीं बदली है। साइट, वो जगह जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है अभी भी वो लीव्स ही हैं। लेकिन अब 11th क्लास में आकर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ गई हैं थोड़ी सी टेक्निकलिटीज, चलो देख लेते हैं। एक ट्री है, कहाँ बनाए ट्री, चलो इस लीफ को मिटाते हैं और यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे एक ट्री है, ट्री में क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट हैं। लीव्स में प्रेजेंट होती हैं सेल्स जिनका नाम होता है मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं लीव में, लीव में प्रेजेंट होती हैं मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल है तो आप सेल वाला चैप्टर तो पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा सेल वाला चैप्टर तो वेरी बैड, पढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं पढ़ा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल के बारे में नहीं पता तो ये सब क्या पढ़ोगे। तो सेल वाले चैप्टर में आपने सीखा था कोई भी सेल होती है, चाहे प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल, उन सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब भाई प्लांट सेल है तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा एक सेल ऑर्गेनल जिसका नाम होता है प्लास्टिड। क्या नाम होता है जिसका, प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो होते हैं कई सारे टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो उसी टाइप में से एक प्लास्टिड होता है, एक प्लास्टिड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्या होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। तो अब आप मुझे बताओ, अब बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है एट द लेवल ऑफ क्लास 11 तो आप सिर्फ लीफ बोल के अपने हाथ पैर खड़े नहीं कर सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि लीफ में प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट जो एक टाइप का प्लास्टिड है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। इसीलिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो पाती है, वो इस क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे हो पाती है, वो इस क्लोरोप्लास्ट में हो पाती है, इस क्लोरोप्लास्ट में हो पाती है। इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके किस पार्ट में कौन सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और यही सारी इन्फॉर्मेशन हम सीखेंगे। अब जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको ये पता है कि मैंने क्लोरोप्लास्ट एक बार आपको पढ़ाया है। कब पढ़ाया है, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है इन द सेल चैप्टर। सेल
तो सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो नए हैं उनके लिए और बाकी जो पुराने हैं उनके लिए भी आज हम क्लोरोप्लास्ट को फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे। पहले हम उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे कौन से कंपार्टमेंट में किस टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। तो आपको पता है कि ठीक है मैम ग्रीन लीव्स में होता है एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको ये नहीं पता था, आपको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही होता है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कोई भी प्लांट का पार्ट जो ग्रीन है, वेदर इट इज स्टेम, वेदर इट इज ब्रांचेस, if they are green, if they have chlorophyll, then some amount of photosynthesis can also occur in them. वहाँ भी फिर photosynthesis हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट? दे आर प्रेजेंट इन द वॉल। मतलब अगर सपोज आई एम स्टैंडिंग इन अ रूम एंड दिस रूम इज अ मेसोफिल सेल। क्या है ये? मेसोफिल सेल है, उसके अंदर मैं खड़ी हुई हूँ। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सारे कहाँ होंगे? सपोज हाँ देखो मेरे को एक बड़ा अच्छा तरीका समझ आया। ये रूम है, इसमें मैं खड़ी हुई हूँ, आपको दिख रहा है, ये मेरे पीछे रूम की दीवार है। सारे क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से दीवार पे चिपके हुए होते हैं। समझ में आई कहानी? तो पूरी मेसोफिल सेल की वॉल्स के मतलब टूवर्ड्स पेरिफेरी रहते हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट। इट हेल्प्स टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब सवाल आ रहा है कि मैम क्यों रहते हैं ऐसे? ऐसे बेचारे ऐसे एक रूम है, उसमें सारे ऐसे आपको मैंने कॉर्नर्स में खड़ा कर दिया। कॉर्नर्स इन द सेंस कि सब वॉल्स के पास खड़े हो जाओ इस तरीके से चारों साइड, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। बोलोगे मैम क्यों, क्या दिक्कत है कोई बीच में भी खड़ा हो जाता तो? अगर क्लोरोप्लास्ट बीच में रहते तो अमाउंट ऑफ सनलाइट जितना चाहिए उनको फॉर द प्रोसेस फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस, उतना अमाउंट ऑफ सनलाइट उन्हें नहीं मिल पाता। इसीलिए वो बिल्कुल कोने कोने में लाए करते हैं, जैसी ही सनलाइट आएगी उसको हम ले लेंगे। टू गेट मैक्सिमम सनलाइट क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होते हैं म्यूजिफिल सेल्स के अंदर? वो प्रेजेंट होते हैं पेरीफ्री पे और अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल। आप पेरीफ्री भी याद रख सकते हो, आप वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स भी याद रख सकते हो। समझ में आ गया? तो क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन क्लियर हो गई आप सबको। तो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में उसकी लोकेशन आपको क्लियर कर दी। चलिए लोकेशन क्लियर कर दी और दूसरा उसका फंक्शन भी तो क्लियर कर दिया। बताओ क्या? देखो, टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसको अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट होनी चाहिए। ओके समझ आया? तो चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। नाउ chloroplast contain a membranous system. It consists of grana, stroma lamella and fluid stroma. Now let's talk about structure of chlorophyll. तो chlorophyll का structure देखो कितना easy होता है बनाने में। स्कूल में अगर आता है तो कैसे बनाना होता है? ग्रीन कलर से बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट सॉरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, मतलब देयर आर कॉइन्स स्टैक्ड ओवर ईच अदर। कॉइन्स है, पाइल ऑफ कॉइन्स है, इस तरीके से कॉइन्स के बंडल यहाँ पे अरेंज्ड है। देख रहे हैं आपको इस तरीके से। एंड अब कॉइन्स के बंडल है तो इनको मैं एक दूसरे से जोड़ भी देती हूँ। इसको मैं इससे कनेक्ट कर देती हूँ एक कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर से, फिर मैं इसको इससे भी कनेक्ट कर देती हूँ और फिर मैं इनको भी आपस में कनेक्ट कर देती हूँ। मैंने सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना देती हूँ। मैं इसको एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर कर देती हूँ। अब भाई बाहर थोड़ी पड़ा रहेगा खुला, मैं इसकी एक और मेम्ब्रेन बना देती हूँ। गंदी सी मेम्ब्रेन बन गई, अच्छी सुंदर सी मेम्ब्रेन बना देते हैं हम एक और। ये तो आपने देखा कैसे बनाया मैंने क्लोरोप्लास्ट। मैंने अंदर कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिनको मैंने एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया। मैंने उन सारे पाइल ऑफ कॉइन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया एंड देन मैंने बाहर दो मेम्ब्रेन बना दी। तो आपको इससे पूरा का पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसे समझ आया। देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट में। व्हाइट वाली क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन, ग्रीन वाली इज द इनर मेम्ब्रेन। तो व्हाइट वाली कौन सी मेम्ब्रेन होती है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और जो ग्रीन वाली है इट इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स डिस्कस कि अब क्लोरोप्लास्ट के लूमन में अंदर व्हाट इज प्रेजेंट इन द लूमन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन हो गई और अंदर जो भी पार्ट होता है इट इज लूमन।
तो सुनो, अब लूमन में प्रेजेंट होती हैं दो चीजें। लूमन में कितनी चीजें प्रेजेंट होती हैं? दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। लूमन में पहली चीज होती है, आपको कुछ मेम्ब्रेनस पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है मेम्ब्रेन्स हैं इस पे, ये दिख रहा है व्हाइट वाला मेम्ब्रेन्स है इस पे, ये तो आपको ग्रीनिश और व्हाइटिश कलर का कुछ आपको मेम्ब्रेनस पार्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भाई दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिख दोगे कि लूमन के अंदर पहला तो प्रेजेंट होता है, पहला क्या प्रेजेंट होता है? पहला आपको आपका प्रेजेंट होता है, पहला आपको उसके अंदर दिखता है मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट, और मेम्ब्रेनस पार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आता है कि दूसरा, मैम ने यहाँ पे कुछ वाइट वाइट कलर के डॉट्स बना दिए, तो मतलब वहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है। अब मेरे लिए आपको एग्जैक्ट फ्लूइड ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपल वहाँ पे डॉट बना दिए। तो आपने ये रियलाइज करा कि बाहर तो चलो ठीक है दो मेम्ब्रेन है, अंदर लूमन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में कुछ आपको मेम्ब्रेनस पार्ट्स मिलेंगे, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेंगे, और कुछ आपको फ्लूइड मिलेगा। और कुछ आपको क्या मिलेगा? फ्लूइड मिलेगा। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, आप सुनो ध्यान से, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक तो आप बोलोगे मैम आपने ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, और कुछ आपने वाइट वाइट कलर की सिंपल सीधी सीधी लाइन बनाई है। तो ग्रीन कलर के ये जो कॉइन्स आपको स्टैक्ड दिख रहे हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, ये जो ग्रीन कलर के पाइल ऑफ कॉइन्स हैं, ये कहलाते हैं ग्राना। क्या कहलाते हैं ये पाइल ऑफ कॉइन्स? दीज पाइल ऑफ कॉइन्स आर रेफर टू एज ग्राना। एंड द वाइट स्ट्राइप, ये जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, दीज लाइन आर नोन एज स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलते हो आप इसको? स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली। तो ये जो वाइट पार्ट है दिट इज स्ट्रोमा लैमिली। टर्म्स नहीं भूल जाना है। अगर ये ABCD नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ कैसे आएगा? मैं कल आपको समझाऊंगी, मैं बोलूंगी बच्चों जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा लैमिली में एंड ग्राना में। अब आप बोलोगे आए ये होते क्या है स्ट्रोमा लैमिली और ग्राना? तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट पढ़ना जरूरी है अगर फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ना। अब भाई फोटोसिंथेसिस ही नहीं पता तो कैसे? अगर ABCD नहीं पढ़ी होती तो आज तुम बायोलॉजी लेके डॉक्टर थोड़ी बनने जा रहे होते। तो पहले ABCD पढ़ना जरूरी होता है किसी भी चीज की, बेसिक्स। तो आपने समझा? क्या समझा? जो ग्रीन कलर के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अरेंज है दे आर नोन एज ग्राना, एंड द वाइट लाइन प्रेजेंट इन बिटवीन द ग्रुप ऑफ टू ग्रुप ऑफ ग्राना और कनेक्टिंग टू कॉन्सिक्यूटिव ग्राना इज नोन एज स्ट्रोमा लैमिली। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा लैमिली। नाउ तीसरी चीज क्या रह गई? फ्लूइड रह गया। तो जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा फ्लूइड। विच फ्लूइड? स्ट्रोमा। सिर्फ उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के आगे फ्लूइड लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रोमा बोल रहे हो तो इट मीन्स द फ्लूइड पार्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सुनो, ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसमें पहली चीज क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेनस पार्ट में फर्स्ट थिंग दैट यू हैव सीन इज ग्राना, एंड सेकेंड जो आपने देखा वो क्या देखा? वो आपने देखा स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली। और फिर तीसरा आपने देखा फ्लूइड पार्ट। तो फ्लूइड में आपने क्या देखा? फ्लूइड में आपने देखा स्ट्रोमा फ्लूइड। स्ट्रोमा फ्लूइड। समझ में आ गई कहानी? अब ये टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्राना, स्ट्रोमा लैमिली। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या होता है? ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमिली, एंड उसके अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज नोन एज स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुल मिला के तीन चीजें होती हैं। दो होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमिली, एंड जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है इट इज द फ्लूइड विच इज नोन एज स्ट्रोमा। इट इज द फ्लूइड विच इज नोन एज स्ट्रोमा। Now each granum is a group of membrane bound sacs called thylakoids or lamellae. हर जो ग्रैनम होता है, आप बोलोगे मैम ये सब क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बने हैं ना, फिर से बना देती हूँ आपके लिए ग्रीन ग्रीन वाले स्ट्रक्चर, यहाँ बनाती हूँ आपकी बार में बाहर। ये मैंने इतने सारे कॉइन्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन्स यहाँ पे अरेंज हैं। तो 7 कॉइन्स अरेंज हैं, तो इस पूरे को तो आप क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ क्या बोलते हो? इस पूरे को तो बोला जाता है ग्राना। इस पूरे को क्या बोला जाता है? इस पूरे को तो बोला जाता है ग्राना।
नाउ तो अगर मैं बोलूं एक यूनिट ऑफ ग्राना इज नोन एज, ईच यूनिट मतलब सिर्फ एक, अगर इसको पूछूं मैं सिर्फ एक इस वाले पार्ट को, तो आप इसे क्या बोलोगे? तो ईच यूनिट ऑफ ग्राना, ग्राना की हर एक वो छोटी छोटी यूनिट, ये कहलाती है थाइलेकॉइड। क्या कहलाती है ये? थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड्स, ये कहलाती है थाइलेकॉइड्स। समझ में आई कहानी? तो थाइलेकॉइड्स क्या होती है? तो थाइलेकॉइड्स आप समझ लो, थाइलेकॉइड इज अ कॉइन, ईच कॉइन इज नोन एज थाइलोकॉइड। और आप बहुत सारे कॉइन्स को जब ऊपर रखते जाओगे तो एक बंच बन जाएगा, एक पाइल बन जाएगा बहुत सारे कॉइन्स का। तो वो जो पाइल होता है, वो पूरा ग्रुप जो बंच होता है, वो कहलाता है ग्राना, बट हर एक कॉइन कहलाता है थाइलेकॉइड। समझ में आ गई कहानी? तो देखो क्या लिखा है, ईच ग्रानम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स और द लैमेली, दे कंटेन लीफ पिगमेंट्स। और यही जो थैलेकॉइड्स होते हैं, इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इनके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो कुल मिला के कितनी बात आपने याद करी? सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। लूमन में अगर आप बात करो साइटोप्लाज्म में, तो क्या होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और दूसरा फ्लूइड होता है। फ्लूइड को आप बोलते हो सिंपली स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस पार्ट में दो तरीके के ऑर्गन्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है ग्राना। क्या हो सकता है? ग्राना, जो किससे मिलके बनता है? ग्राना मिलके बनता है थाइलेकॉइड से, और थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और दूसरा ऑर्गन जो होता है, दूसरा स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, इट इज स्ट्रोमा लैमेली, इट इज स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली जो होता है वो क्या होता है भाई? वो भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और वो टू कॉन्सिक्यूटिव ग्रानास को कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करता है। कहानी समझ में आई पूरी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो चलो भाई, ये एनसीईआरटी का ये देख लो, बना लो ये डायग्राम। अगर आपके स्कूल में बनाने के लिए आता है तो आप ये बनाओ, सबसे बेस्ट है, ईजी है, बेस्ट है। चलो ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है हम उसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, और ये वाला भी एक डायग्राम दिया है। अगर आप ये डायग्राम को देखो तो उसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन शो करी गई है। देन उसमें आपको दिखाया गया है ये जो आपको स्टैग दिख रहे हैं, ग्रीन में ग्रीन कलर कैसे दिखेगा? ये जो आपको स्टैग्स दिख रहे हैं ये क्या है? जल्दी से बताओ। दीज आर ग्राना। हर एक यूनिट क्या कहलाती है ग्राना की? थाइलेकॉइड कहलाती है। जो इनको कनेक्ट करने वाला ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? दीज आर स्ट्रोमा लैमेली। देन जो भी आपको यहाँ फ्लूइड दिख रहा है, इट इज द स्ट्रोमा फ्लूइड। अब आप बोलोगे मम्मी रेड कलर का क्या है? तो दीज आर द वेरियस अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द मेसोफिल, और मतलब सॉरी इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनल्स नहीं, और दूसरे स्ट्रक्चर जैसे कि स्टार्च ग्रैन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट्स, राइबोसोम, तो ये वो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ओके, समझ में आई? क्लियर क्लियर क्लियर। तो एनसीईआरटी के डायग्राम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपके मतलब की इतनी चीज़ें हैं, आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। और द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड एनएडीपीएच, दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। अब अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप सभी को क्लियर हो गया है, हो ही गया है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, हो गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हर पार्ट, जो अभी हमने दो पार्ट्स पढ़े क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मेम्ब्रेनस पार्ट और द फ्लूइड पार्ट। अब यहाँ से आप थोड़ा सा जग जाओ, अगर सो रहे हो तो। जाग गए सारे के सारे? जग गए? चलो वेरी गुड। तो अब सो रहे थे तो जग के मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमें ये पढ़ना है कि मेम्ब्रेनस पार्ट का क्या रोल है और द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट उसका क्या रोल है। और यहीं से मेन फोटोसिंथेसिस की कहानी शुरू होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमेशा, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो स्टेप्स में रिएक्शन होती हैं। फोटोसिंथेसिस हमेशा कितने स्टेप्स में होता है? दो स्टेप्स में। सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ रिएक्शन होता है, दे आर नोन एज दे आर नोन एज लाइट रिएक्शन, दे आर नोन एज लाइट रिएक्शंस। और जो बाद में होता है, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शंस। अब आधों को ये लग रहा होगा ठीक है, अच्छा हमें समझ में आ गया, नाम पढ़ के मैम लाइट रिएक्शन लाइट में होती होंगी, डार्क रिएक्शन रात में होती होंगी, इजी। हा हा हा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अभी से याद करते चलो कि फोटोसिंथेसिस के जो दो फेजेस होते हैं, लाइट फेज, डार्क फेज, उनका बिल्कुल भी डे नाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है। दिन रात से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लाइट रिएक्शन का तो फिर भी लाइट से लेना देना है, लेकिन डार्क रिएक्शन का अंधेरे से कोई भी दूर दराज तक लेना देना नहीं है।
अब हमको पूरा फोटोसिंथेसिस इन्हीं 2 स्टेप्स के ऊपर पढ़ना होता है। पहले हमें पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करनी होती है अबाउट लाइट रिएक्शन एंड देन हमको डिटेल स्टडी करनी होती है अबाउट डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, सबसे पहली बात समझ में आ गई। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। लाइट रिएक्शन जो है बेटा वो होता है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ आप बताओ किसके मेम्ब्रेनस पार्ट में, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेनस पार्ट था दैट इज क्या क्या था, ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमिली। तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जिसके अंदर आ जाता है ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली, तो जिसके अंदर क्या आ जाता है, ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमिली। तो अब आपके मन में सवाल आएगा मैम फिर डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं, डार्क रिएक्शन होता है इन द फ्लूइड, जिसका नाम आपने क्या पढ़ा, इन द फ्लूइड स्ट्रोमा। इन द फ्लूइड स्ट्रोमा। कहानी समझ में आई। तो लाइट रिएक्शंस देखने को मिलती है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, और डार्क रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है इन द फ्लूइड स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा फ्लूइड होता है उसमें आपको देखने को मिलती है। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो समझने की कोशिश करो ये कि देखो क्या समझना है इसमें। घर में जब तक सब्जियां नहीं आएंगी तो खाना नहीं बनेगा। अब मम्मी सब्जी बना के दे दो, मम्मी मुझे, आप सपोज मम्मी से कहो मम्मी मुझे आलू का पराठा खाने को दे दो, तो अब आलू ही नहीं है तो आलू का पराठा कैसे बनेगा। बस वही बात है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को चाहिए होती है एनर्जी। अब अगर एनर्जी ही नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब पहले आपको एनर्जी लानी पड़ेगी, पहले आपको मार्केट से आलू लाने पड़ेंगे, फिर उन आलू को पूरा प्रोसेस करके आपको अल्टीमेटली आलू का पराठा खाने को मिलेगा। तो सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में पहले आपको एटीपी बनाने पड़ेंगे, पहले आपको एनर्जी क्या होती है बॉडी में या किसी भी लिविंग स्टेट में, एटीपी। आपको पहले एनर्जी बनानी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और फिर उस एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल प्रोसेस होगी। तो यहां से आपको ये समझ में आया जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। ये बनते हैं किसमें, इन द लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यहां जो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ, तोड़ेंगे हम, किसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, हम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को तोड़ेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है भाई साहब, टू प्रोड्यूस, जल्दी बोलो क्या प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रहा था, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था। तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए डार्क रिएक्शन होगी। बाकी उस डार्क रिएक्शन को एनर्जी कौन सी रिएक्शन देता है, पूरा एनर्जी देती है लाइट रिएक्शन। तो अभी ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स है, किसी को अगर थोड़े कम समझ में आए हो तो वो कोई रोएगा नहीं। पहली चीज वो अभी सिर्फ इतना याद कर लेगा कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती हैं। पहली कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन, दूसरी कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। आप बोले मैम हमें लाइट पहले याद नहीं हो रहा, हमें पहले डार्क हो रहा है फिर हमें बाद में लाइट हो रहा है, तो चल जाएगा क्या, मैं बोलूँगी नहीं चलेगा। आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में हमेशा पहले होगी लाइट रिएक्शन, देन होगी डार्क रिएक्शन। क्लियर। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होता है हमेशा मेम्ब्रेनस पार्ट में, और मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या 2 चीजें आती हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमिली। और अगर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन होता है इन द फ्लूइड स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक ATP, NADPH एटसेट्रा। और वो जो प्रोडक्ट्स वहां पे बनते हैं लाइट रिएक्शन में, वो सारे प्रोडक्ट्स का ब्रेक डाउन हो जाता है इन द डार्क रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो यहाँ से ग्लूकोज बन जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द मेम्ब्रेनस सिस्टम ट्रैप लाइट।
अब मेम्ब्रेनस सिस्टम के पास कैपेसिटी होती है लाइट को पकड़ने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्यों। मेरा सवाल है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्रैना, उनके पास में ऐसा क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से, नाटक नहीं चाहिए, अभी अभी समझाया है पूरा का पूरा। क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। ये पिगमेंट जो रहते हैं ग्रैना, थैलेकॉइड, उसके अंदर क्या होता है? अरे अरे अरे, भूल गए ना सबके सब भैया। ये इसलिए कर पाते हैं लाइट को ट्रैप बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। उनके अंदर एक हरे कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इन द ग्रैना एंड स्ट्रोमा लैमेली, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प करता है प्लांट्स को टू ट्रैप सनलाइट। तो क्या होता है, द मेम्ब्रेनस सिस्टम ट्रैप्स सनलाइट एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन उसे क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया? लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट आई प्लांट पे पड़ी, जैसे ही क्लोरोफिल पे प्लांट की लीफ पे पड़ी, लीफ से मीजोफिल सेल में गई, मीजोफिल सेल से क्लोरोप्लास्ट में गई, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है ग्रैना स्ट्रोमा लैमेली। उसने ये सनलाइट को ट्रैप किया, जैसे ही सनलाइट को पकड़ा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही तुरंत एटीपी सिंथेसिस और NADPH सिंथेसाइज हो जाएगा। इसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। जैसे ही एटीपी और NADPH बने, वहां पे लाइट रिएक्शन खत्म हो जाएगी, खत्म। समझ आई पूरी कहानी? ठीक है, चलो। तो कंसेप्ट ऑफ लाइट रिएक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, चलो। अच्छा, ये लिखना हो तो लिख लो यार साथ साथ में जब मैं लिखती हूँ जैसे जैसे। तो चलो इसको करते हैं क्लियर और चलते हैं आगे। नाउ अब व्हाट हैपेंस इन स्ट्रोमा? स्ट्रोमा फ्लूइड है, आपको पता है कि फ्लूइड में क्या होता है। इन स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। स्ट्रोमा कंटेन मेनी वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग शुगर। मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है और वो कन्वर्ट होती है इनटू शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज या बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में। यही तो मेन प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस की, आपने पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस इनटू अ कार्बोहाइड्रेट, यही मेन प्रोसेस है। विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। तो भाई ग्लूकोज बनेगा पहले और कार्बोहाइड्रेट बनेगा और फिर अल्टीमेटली स्टार्च फॉर्म हो जाएगा। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है भैया? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्यों हो पाती है डार्क रिएक्शन? बिकॉज उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है डार्क रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इट डज नॉट मीन दैट दे, अच्छा ये लाइन ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आधी जनता को यही कंफ्यूजन है कि भाई ठीक है, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैम वो तो अंधेरे में होती है। नहीं, डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है। डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोलते हैं? इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको डार्क रिएक्शन बोलने का सिर्फ कारण ये है कि डार्क रिएक्शन तभी शुरू होंगी जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि चलो रिवाइज करते हैं और साथ साथ में आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ जाएगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है भैया? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? सबसे पहले लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन, कंपैरेटिव पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन अकर इन कहाँ? जल्दी बोलो। लाइट रिएक्शन अकर इन मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली। डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। देन सेकंड पार्ट की अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, क्या होता है भाई लाइट रिएक्शन में? क्या होता है लाइट रिएक्शन में? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रैना के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम। ग्रैना के अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को पकड़ लेता है और बनाता है एटीपी और NADPH, और लाइट रिएक्शन खत्म। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बने हैं उनको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे शुगर में और फिर बन जाएगा स्टार्च। यहाँ पे ये भी खत्म। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या थे? एटीपी एंड NADPH। अगर एटीपी और NADPH नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगी।
समझ में आई बात? तो द रीजन कि सेकेंड जो रिएक्शन थी, डार्क रिएक्शन जो थी, वो पहली वाली रिएक्शन पे क्या बोलते डिपेंड करती थी। अब पहले वाले का नाम लाइट रिएक्शन रखा, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे वाले का नाम डार्क रिएक्शन रख दिया। और ये भी देखा कि जो डार्क रिएक्शन है उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। आप सोचो कि मैं सनलाइट दे रहा हूँ, ठीक है, अपने आप डार्क रिएक्शन भी होती चली जाए, अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कन्वर्ट हो जाए, मैं दे तो रहा हूँ सनलाइट। लेकिन डार्क रिएक्शन में जो स्ट्रोमा के एंजाइम्स हैं उनको सनलाइट नहीं यूज करना आती। सनलाइट को यूज करने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस पार्ट के पास है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कान को ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, कान को ऐसे ऐसे पकड़ा जा रहा है, ऐसे पकड़ा जा रहा है। कैसे? वैसे कि भाई पहले जाएगा लाइट रिएक्शन के बाद, जैसे कोई भी सरकारी दफ्तर होता है ना भाई, वहाँ पे बड़े दिक्कत होते हैं, तुमको लाइसेंस बनवाना है, तुम सीधे फॉर्म फिल करके दो, डायरेक्ट वहाँ जमा कर दो और काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तुम पहले फॉर्म भर के दो, वो तुम्हें एक काउंटर पे भेजेंगे, फिर एक काउंटर पे वो तुमसे कुछ कुछ बोलेंगे कि इसमें ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। फिर जब तुम वो सब लगा दोगे, वो तुम्हारा कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होगा, तब वो तुमको फाइनल काउंटर पे भेजेंगे। अगर तुम डायरेक्ट गलती से फाइनल काउंटर पे पहुंच गए, तुम ऐसी बुरी तरीके से लताड़ के भगाए जाओगे ना आरटीओ से, तुम दोबारा जाओगे, तुम गाड़ी चलाना छोड़ दोगे, है ना। तो बस यही चीज़ यहाँ हो रही है। सनलाइट आई पहले कहाँ पे, मेम्ब्रेनस पार्ट के पास, उसने उस सनलाइट को पकड़ा और एटीपी और एनएडीपीएच बनाए। उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करा किसने, स्ट्रोमा के एंजाइम्स ने, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करा इनटू स्टार्च, इन द प्रोसेस डार्क रिएक्शन। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि उसको लाइट चाहिए ही नहीं या वो अंधेरे में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब की बात है वो ये है, डार्क रिएक्शंस को डायरेक्टली सनलाइट नहीं चाहिए होती है, रादर वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना है, डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। समझ आ गई कहानी? अब हम थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। लाइट रिएक्शंस के बारे में हम कुछ कुछ देख लेते हैं। अब मैं आपको अब इसके बाद ये और इसके बाद अब जो भी अगला वीडियो पढ़ाऊंगी वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा लाइट रिएक्शंस पे। तो तैयार हैं भाई लोग, सब लोग? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब यहाँ पे आपको पिगमेंट्स की कुछ कहानी दी गई है पिगमेंट्स की, कि पिगमेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को अपने में एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है, हर स्पेक्ट्रम की अलग अलग वेवलेंथ है। अब अलग अलग वेवलेंथ से आने वाली लाइट को पकड़ने के लिए अलग अलग पिगमेंट भी रिक्वायर होते हैं। तो पहली चीज कि प्लांट्स अगर लाइट को पकड़ पा रहे हैं तो वो क्यों पकड़ पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, अभी हम देखते हैं। तो प्लांट्स अगर लाइट को पकड़ पा रहे हैं तो वो क्यों पकड़ पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव पिगमेंट। अगर हमारे पास भी पिगमेंट्स होते ना तो हम भी लाइट को पकड़ लेते। थैनोस हरे हरे कलर का, नहीं थैनोस नहीं सॉरी, हल्क हरे हरे कलर का होता है ना, तो आप समझ लो उसमें क्लोरोफिल है, वो धूप में खड़ा हो जाएगा तो उसमें खाना बन जाएगा, उसे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे वो हरा क्लोरोफिल के कारण नहीं है, ही इज ग्रीन फॉर सम सॉर्ट ऑफ गामा रेडिएशन। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तुमको पता है तो तुम भाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि वाई हल्क इज ग्रीन, हल्क हरा क्यों है। चलो ठीक है, तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी अपने को क्या पता चला कि जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ की आने वाली लाइट को पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। अभी लाइट क्यों पकड़ा हमें पता कैसे चलेगा, क्रोमैटोग्राफी शो द फॉलोइंग लीफ पिगमेंट इन क्रोमैटोग्राम। अब हमने पता करा कि भाई चलो ठीक है, अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एक्सेप्ट हो रही है मतलब अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है, पता करते हैं कि लीफ में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसके लिए हमने करी क्रोमैटोग्राफी। हमारे तो स्कूल में करवाई थी यार हमें 11वीं क्लास में पेपर क्रोमैटोग्राफी। उसमें पूरा सेटअप होता है, एक हम लोग पेपर लेते हैं क्रोमैटोग्राफी पेपर, उसको कट करते हैं स्पेसिफिक इस शेप में, ऐसे शेप में उसे कट करते हैं और यहाँ से उसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसा उसे कट करते हैं। फिर इस वाले लेवल पे, इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे वो डॉटिंग करते हैं। मतलब कैसे डॉटिंग करते हैं, एक लीफ लेते हैं, उसे अल्कोहल में क्रश कर लेते हैं, ठीक है, पूरा क्रश कर लिया। अब वो ड्रॉपर में वो वाला उसका जो पिगमेंट्स है वो हम लेते हैं, जो हमने क्रश करी हुई लीफ है उसके पिगमेंट्स को ऐसे, उसका जो भी है एक्सुडेट है उसको उठाते हैं और इस वाले पॉइंट पे हम लोग 4 to 5 टाइम्स लोडिंग करते हैं। मतलब डाला सुखाया, फिर डाला, फिर सुखाया, फिर ऐसा 4 to 5 टाइम्स हम लोग करते हैं।
फिर इस पूरे सेटअप को एक जार के अंदर रख देते हैं, ठीक है, एक जार के अंदर रख देते हैं। जार के अंदर हम इतना अल्कोहल या एसीटोन डालते हैं, इतना एसीटोन डालते हैं कि बस ये टिप ऑफ द पेपर यहाँ पे डूबी रहे, इतना सा हम लोग उसमें डालते हैं और कुछ देर तक इस सेटअप को हम लोग रखे रहने देते हैं। कुछ देर बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। सबसे नीचे हमें यहाँ डार्क ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, फिर उसके ऊपर हमें हल्का सा कैसा कलर मिलता है हमें, और मतलब या डार्क ग्रीन टाइप का मिलता है, या डार्क ग्रीन मिलता है, फिर उसके ऊपर हमें थोड़ा और लाइट ग्रीन मिलता है, फिर उसके ऊपर हमें थोड़ा और लाइट ग्रीन मिलता है, और फिर हल्का हल्का वो रेडिश में चेंज होने लगता है। सोचो कहाँ ब्लू ब्लैक से स्टार्ट हुआ और कहाँ वो ऑरेंज कलर में पहुंचने लगा। तो हमें यहाँ वेरियस कलर कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि लीफ के अंदर सिर्फ एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, उसके अंदर और भी दूसरे कलर वाले पिगमेंट्स हैं। और पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें पता चला कि लीफ के अंदर फॉलोइंग पिगमेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट होता है लीफ के अंदर? लीफ हैज क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो होगा वो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे किस कलर का दिखता है? वो दिखता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। जो सबसे नीचे एकदम डार्क कलर का आपको दिखता है वो कौन सा होता है? वो होता है सबसे नीचे आपको जो दिखता है वो होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है वो? क्लोरोफिल ए। नाउ वी हैव क्लोरोफिल बी ऑल्सो। एक क्लोरोफिल बी भी होता है। तो क्लोरोफिल बी जो होता है वो कैसे दिखता है? येलो ग्रीन। तो उसके ऊपर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको क्लोरोफिल बी। कौन सा दिखेगा? क्लोरोफिल बी। देन होता है प्लांट में ज़ैंथोफिल्स। क्या होते हैं प्लांट है? प्लांट में येलो कलर के पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ज़ैंथोफिल्स। तो उसके ऊपर मैंने बोला ना हल्का येलोइश कलर होने लगेगा, तो येलोइश कलर किसके कारण होगा? ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स। एंड लास्टली प्लांट हैज लीव्स हैज कैरोटीनॉइड्स। क्या होता है लीफ में? कैरोटीनॉइड्स होता है। दे आर येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर। तो टॉप मोस्ट आपको जो मिलेगा वो होगा कैरोटीनॉइड्स। क्या होगा वो? कैरोटीनॉइड्स। कहानी क्लियर हुई? तो आपको यहाँ से ये चीज़ रियलाइज हुई कि जो एक प्लांट होता है, जो एक लीफ होती है, उसमें बहुत सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, वेरियस कलर वहाँ पे लाए करते हैं। ठीक है, पक्का पक्का समझ आ गई पूरी कहानी? बढ़िया, चलिए तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो आगे कुछ और देख लेते हैं। The absorption spectrum and action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum. अब देखो यहाँ पे दो चीजें मेंशन है। नंबर 1 absorption spectrum and नंबर 2 action spectrum. पहला क्या है? absorption spectrum and नंबर 2 action spectrum. अब क्या होता है भैया? देखो मेरी बात सुनो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम हमेशा बनाते हैं फॉर एनी पिगमेंट। किसके लिए बनाया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? फॉर पिगमेंट। कि मतलब कोई भी पिगमेंट कितना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ या कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसको पकड़ पा रहा है। एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आप किसके लिए बनाते हो? कि भाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहा। आप एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? कि व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस किस रेट से चला। ठीक है, पक्का? कौन से टाइम पे ज्यादा, कौन से टाइम पे कम। तो आपने क्या करा? आपने जो 4 अभी पिगमेंट पढ़े, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी नहीं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, आपने जो अभी 4 पिगमेंट बने, आपने चारों का, देख पा रहे हो, आपने चारों का वहां पे बनाया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमेशा याद रखिए आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है फॉर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो पिगमेंट्स के लिए आपने बनाया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो आपने बना लिया, ठीक है, और फिर आपने फोटोसिंथेसिस के लिए बनाया एक्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को जब कंपेयर करा गया तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, किसकी तरह सिमिलर था? काफी ज्यादा सिमिलर था टू द क्लोरोफिल ए। ओके, ठीक है। तो अब आपने जब यहाँ पे पिगमेंट्स का बना लिया क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर आपने बनाया फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम, कि फोटोसिंथेसिस का क्या रेट रहा, किस टाइम पे, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस कितना हुआ। ये सपोज अगर मैं यहाँ पे विबग्योर मार्क कर देती हूँ, विबग्योर, तो सपोज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको उससे ये समझ में आएगा कौन सी लाइट पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, लो, विब और फिर ग्योर, विबग्योर। तो
तो विबग्योर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि जब ये वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट आई तो फोटोसिंथेसिस का रेट कुछ इस टाइप का था। अब आप इन दोनों ग्राफ को देखो और आप बताओ कि आपको कौन से पिगमेंट का ग्राफ सबसे ज्यादा सिमिलर लग रहा है फोटोसिंथेसिस के ग्राफ से। तो अब आपको कितना समझ आया रहे ये नहीं, बट एनसीईआरटी आपको पूरा एक्सप्लेन करती है। फिर ये लास्ट वाले ग्राफ में वो आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए दोनों चीजें एक्सप्लेन करती है। आप देखो इट इज वेरी सिमिलर। जहां पर जिस पॉइंट पर पीक क्लोरोफिल ए के स्पेक्ट्रम में देखी जा रही है, उसी टाइम पर पीक हमें एक्शन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी उस टाइम में हमें पीक देखने को मिल रही है। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो। तो उस चीज़ से हमें क्या समझ में आया? उस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आउट ऑफ ऑल 4 पिगमेंट्स कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है इट इज़ क्लोरोफिल ए, द मेन पिगमेंट। पूरी पिक्चर का जो मेन हीरो, द डैडी पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए। समझ में आ रही है कहानी? हमने ये पता कैसे करा? हमने बनाया पिगमेंट्स के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमने फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा बनाया? हमने फोटोसिंथेसिस के लिए बनाया एक्शन स्पेक्ट्रम। हमने दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करा तो उससे हमें पता चला कि यस, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट बिकॉज इंटायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ये हमारा कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए ही कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे ये जो बिल्कुल ड्रॉप देखने को मिल रहा है आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, यहाँ ग्रीन पिगमेंट है। तो ग्रीन लाइट में ग्रीन वेवलेंथ पे सबसे लीस्ट फोटोसिंथेसिस होता है एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपने को देखने को मिलता है इन ब्लू एंड रेड, इन ब्लू एंड रेड। तो ब्लू और रेड में आपको सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है ब्लू एंड रेड रीजन में और मिनिमम होता है ग्रीन में। द ग्राफ ऑल्सो शोज दैट chlorophyll A is the chief pigment, daddy pigment, main pigment associated with photosynthesis। समझ आई सारी कहानी? तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? क्लियर कर दूं, ये सब कुछ बहुत सारा हो गया है, ये मत भूल जाना। तो आज हमने ये सारी कहानी इस वीडियो में हमने ये समझी बेसिकली कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ क्या होते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कितने फेजेस में होता है? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में होता है। फिर हमने ये देखा कि अलग अलग लाइट्स की जो वेवलेंथ आती है उसको पकड़ने के लिए प्लांट के पास क्या होता है? पिगमेंट होता है। अभी आपको लगता था सिर्फ क्लोरोफिल होता है, लेकिन आज आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया कि सिर्फ प्लांट में क्लोरोफिल होता है। नो, उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, कई सारे पिगमेंट्स उसमें होते हैं। लेकिन तब भी डैडी पिगमेंट कौन होता है? डैडी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो, मतलब लाइट रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना समझ में आने वाला टॉपिक है। देखना मत भूल जाना, इसके बाद तुरंत उस वीडियो को देख लेना। अगर इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।